सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी सिलेबस से संबंधित जो फर्स्ट पेपर है एलटी, उसके अंतर्गत हम आज यूनिट नंबर थर्ड देखेंगे और थर्ड यूनिट के अंतर्गत आपके आईसीटी लगी हुई है। आईसीटी के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे: ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, 2.0 टूल्स, ज्ञान दर्शन, प्रज्ञाता, दीक्षा और इसके साथ हम फिलेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण भी अध्ययन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पांचवा यूनिट जो आपके सिलेबस में विभिन्न प्रकार की समितियाँ और आयोग लगे हैं, उसमें अंतर्गत जो 24 महत्वपूर्ण समितियाँ हैं, उसको हम 3 प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत करा चुका हूँ और साथ में उसमें व्यावहारिकता के जो 5 टॉपिक हैं वो शेष बचे हुए हैं और एक निष्ठा है। तो 25 के 25 जो है टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो संपूर्ण वीडियो आप जो है पूर्व के वीडियो में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप ये तीनों वीडियो देख सकते हैं, जिसका आपका अध्ययन निरंतर चलता रहे। आज हम तीसरा यूनिट देखेंगे और तीसरा यूनिट के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इस यूनिट के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमारी चर्चा होगी। इस चर्चा होने के उपरांत आप जब प्रैक्टिसर देखोगे तो आप एक रचनात्मक की ओर बढ़ोगे निश्चित तौर पर। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। ईमेल भेजने के लिए ईमेल पता की आवश्यकता होती है। तो पता की आवश्यकता होती है, तो किस प्रकार के पता की आवश्यकता होगी? ए, यूजर नेम सर नेम, बी यूजर नेम डोमेन नेम, सी डोमेन नेम सर नेम और डी उपयुक्त में से सभी। तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? जब हम ईमेल को एक ईमेल ईमेल भेजने के लिए ईमेल पते की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो इसका आपको कन्फ्यूजन नहीं होंगे। सीधा क्वेश्चन है यूजर नेम और डोमेन नेम। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लें। देखो, ईमेल की बात करें तो ईमेल, देखो ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है। ठीक है, एक प्रकार का डिजिटल संदेश होता है जो किसी भी कंप्यूटर का अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से भेजने का एक तरीका होता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होता है, एक कंप्यूटर से ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से आप दूसरे उपकरण में भेज सकते हो। अब ईमेल का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे कार्यालय, स्कूल, न्यायालय, उद्योग, बैंकिंग। आज वर्तमान क्षेत्र में भिन्न भिन्न जगहों में ईमेल का, आप कोई भी फॉर्म भरते हो, कोई भी ऑफिशियल कार्य करते हो, उसमें ईमेल आईडी की आपकी आवश्यकता पड़ती है। तो व्यवहारिक रूप से हम क्या सोचते हैं, लेकिन परीक्षा के उपयोगी कौन से परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन फैक्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। वेबसाइट का प्रथम पेज को कहा जाता है। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट का प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वेबसाइट का प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। समानता क्या होता है कि, अब देखो वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट की बात करें तो समानतः अंतर संबंधी वे पेजों का समूह जो होता है, उसमें हाइपरलिंक से जोड़ते हो, उसको हाइपरलिंक से जोड़ते हैं। ठीक है, और इसके लिए प्रथम पेज जब हमारा ओपन होता है तो उसको होम होम पेज कहा जाता है। ठीक है, अगला तीसरे नंबर का प्रश्न है। औपचारिक रूप से दीक्षा भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने कब लॉन्च किया? जो दीक्षा आपके सिलेबस में लगा हुआ है, एक निष्ठा आपके उसमें लगा हुआ था। किसमें? निष्ठा भी लगा हुआ है, वो आपके 5 यूनिट में है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है? दीक्षा लगा हुआ है। तो माननीय उपराष्ट्रपति ने दीक्षा का लॉन्च कब किया था? ए 16 में, बी 17 में, सी 15 में और डी 20 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो इसको लॉन्च किया था 2017 में किया था। ठीक है, 5 सितंबर 2000 से। अगर आप डेट की बात करें तो 5 सितंबर भी आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, ईमेल से संबंधित होगा। ईमेल हैकिंग का कौन सा प्रकार नहीं होगा? ठीक है, आजकल आप ज़्यादा कर देखते हैं ईमेल के साथ साथ, जैसे आपने देखा होगा कि आपका जैसे फेसबुक है, व्हाट्सअप है, बहुत से इस प्रकार की युक्तियां हैं, उपकरण हैं कि वहाँ पर हैकिंग हो जाती है। आपका, आपके नाम से कोई मैसेज कर देता है, कहीं आपका ईमेल आईडी या आपका फेसबुक पेज कार्य नहीं करता है। तो हैकिंग, क्या बोला? ईमेल हैकिंग का कौन सा प्रकार नहीं हुआ? हैकिंग का कौन सा प्रकार नहीं हुआ? स्पैमिंग, वायरस, फिशिंग, फिलिपकर फिलिकर। तो इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 का
तो 4 का सही आंसर क्या होगा, जो इसके लिए नहीं होगा, फ्लिकर होगा। ठीक है, फ्लिकर नहीं होगा। अब ये फ्लिकर किससे, वायरस भी होगा, स्पैमिंग भी होगा और फिशिंग भी होगा। ठीक है, ये सारे जो है, अब देखो हम एक बार थोड़ा, वायरस क्या होता है, देखो ईमेल के दुर्भाग्यपूर्ण स्क्रीनिंग का होता है। ठीक है, और कंप्यूटर पर जो है एक नष्ट होने के संदेश होता है। फिशिंग क्या होता है, जैसे फिशिंग होता है ईमेल के वैध उद्यम होने के कारण उपयोगकर्ता को ईमेल भेजने की एक गतिविधि होती है। ठीक है ना, जैसे इसी प्रकार से, अब इसका संबंध नहीं है तो इसका संबंध किससे है, तो फ्लिकर का संबंध किससे है, यह एक फोटो प्रबंध साइट है। यह क्या है, फोटो प्रबंध साइट है। ठीक है, इसका संबंध जो है ईमेल का नहीं है। ईमेल का इसमें इस पे स्मेलिंग है एक। ठीक है ना, इस मेलिंग है और फिशिंग है एक। इसके संबंध में एक आता है, ईमेल के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आता, आपने सुना होगा, जैसे यूजीसी नेट में क्वेश्चन बना हुआ था, एक तकनीकी सलामी तकनीक आती है। ठीक है, सलामी तकनीकी। अब ये सलामी तकनीकी क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपने देखा होगा यूजीसी नेट में, क्योंकि सारे टॉपिक इसमें आपको पता है कि 5 यूनिट के सारे कुछ जो है यूजीसी नेट या बीएड के लगे हुए हैं। इसी प्रकार के थर्ड यूनिट में वही लगे हुए हैं। तो यह क्वेश्चन उस समय बना हुआ था। देखो सलामी तकनीकी क्या होता है, जैसे आप एटीएम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, एटीएम का आप प्रयोग कर रहे हैं, एटीएम के पैसे आपने निकाले, आपका 1 रुपया या 2 रुपये या 10 रुपये आपके कम होते तो आपको पता लगता है। लेकिन क्या करते हैं, जो वहाँ पर इसको तुम्हारे एटीएम से जो पैसे चुराने की एक तकनीक हो, जैसे हैकिंग ही के अंतर्गत यह आता है, वो आपका 1 रुपया 2 रुपये नहीं लेगा, वो आपका 0.01 पैसे लेगा या 0.2 पैसे लेगा, जिसको आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको सलामी तकनीक कहते हैं। ऐसे ही पेट्रोल से या डीजल से वो थोड़ा थोड़ा आपका काटेगा, आपको मालूम ही नहीं होगा। तो इस महत्वपूर्ण तथ्य, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, ये भी एक रोमांचकर जानकारी है, और जैसे कि आपने यूजीसी नेट में पढ़ाई होगा। तो इसको क्या कहते हैं, सलामी तकनीकी करते हैं। ठीक है, अगला 5वां नंबर का प्रश्न है, सीबीटी का संक्षिप्त रूप है। देखो पिछले बार अभी पूछा गया था EMRS, इसी प्रकार से संक्षिप्त नाम कुछ आए थे कंप्यूटर और संचार माध्यमों के रूप में कई नाम लिखने थे। तो इस प्रकार से आपको भी कोई आयोग पढ़ते हो तो उसमें इंग्लिश में भी आप उसका अध्ययन कीजिएगा, कि जिससे संक्षिप्त रूप में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपसे दूर नहीं होगा। तो सीबीटी का संक्षिप्त रूप क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सी कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, और डी क्या होगा, कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग। तो सही आंसर सीबीटी का क्या होगा, तो सीबीटी का सही आंसर क्या होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक नज़र हम इस पर दौड़ा लेते हैं। देखो मित्रों, जैसे कि आपने अभी कोई एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, जैसे आपने अक्सर नेट का और सेट टेट में देखा होगा, तो वहाँ पर आपको जो है पेन ले जाने की अनुमति नहीं होती है, आप कंप्यूटर पे कार्य करते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, पेन पेपर पद्धति का उपयोग करके एक वैकल्पिक व्यवस्था है। ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था है, कंप्यूटर के साथ आप मूल्यांकन देने के संदर्भ करता है। ठीक है, जो पेन आप कॉपी ले जाते थे उसकी जगह में वैकल्पिक व्यवस्था है कि सारे काम आपको कंप्यूटर में करने होंगे। ठीक है, तो यह क्या हुआ, सीबीटी हुआ। तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से दीक्षा का संबंध नहीं है। अब देखो दीक्षा का संबंध किससे नहीं है, आपके पास अभी मैंने पूर्व में चर्चा की थी, दीक्षा निष्ठा आपके पास लगी हुई है। ठीक है, तो इन नामों को नहीं भूलेंगे, और निश्चित तौर पे ये नए जो सिलेबस में इस प्रकार के नाम जुड़े हैं, तो इन पॉइंटों को आपने बहुत जरूरी रूप से देखना है। तो दीक्षा के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है, तो दीक्षा क्या है, तो दीक्षा से संबंध नहीं है, किससे नहीं है, ए छात्रों से, बी पाठ्यक्रम से, सी शिक्षक से, और डी अभिभावक से। तो इसका सही संबंध क्या होगा, तो दीक्षा का संबंध किससे नहीं है, इसका सीधा आ जाएगा पाठ्यक्रम से। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा आपको, जो हमारा पाठ्यक्रम सिलेबस होता है या अध्ययन की सामग्री होता है, उसमें महत्वपूर्ण क्या होता है, छात्र होता है, शिक्षक होता है, पाठ्यक्रम होता है। परंतु यह दीक्षा जो है, ये दीक्षा जो ऐप बना था 2017 में, तो यह जो है छात्र को ऑनलाइन सुविधा देने के लिए था, शिक्षक को था, इसके साथ अभिभावक को भी था, कि वह एनसीईआरटी के जैसे बुकें होगी, भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे आपको अंग्रेजी में कुछ
ढूंढना है, कक्षा आधारित है, या आपने जैसे क्यूआर कोड जैसे लगा होता है, तो शिक्षक क्यूआर कोड करके जो है एनसीईआरटी की बुकें प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। उसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाठ्यक्रम नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? छात्र की सुविधा के लिए, शिक्षक और अभिभावक की सुविधा के लिए दीक्षा जो है पोर्टल बनाया गया था। ठीक है, अभी पूर्व में चर्चा की थी, 2017 में लॉन्च किया गया था उपराष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। कौन सा ज्ञान दर्शन में शामिल नहीं है? क्या नहीं होगा? प्री स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सी व्यावसायिक शिक्षा, और डी गृहिणी और कामकाजी। जो ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन आपके उसमें लगा हुआ है। ठीक है, आपके उसमें 4 महत्वपूर्ण पॉइंटें लगे हुए हैं। एक निष्ठा आपके 5 यूनिट में लगा हुआ है, जहाँ पर समितियाँ हैं, दीक्षा, प्रज्ञाता और ज्ञान दर्शन। ठीक है, ये आपके जो हैं किस में लगे हुए हैं, ये 3rd यूनिट में आपके लगे हुए हैं। तो इनको भी आपने महत्वपूर्ण तरीके से देखना है, जिससे कि आपका रचनात्मक अध्ययन बना रहे। तो ज्ञान दर्शन की बात करें तो ज्ञान दर्शन का संबंध किससे नहीं है? तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा, यानी 3, यानी व्यावसायिक शिक्षा से। ठीक है, देखो ज्ञान दर्शन 4 तरीके से कार्य करता है। एक तो प्री स्कूल हो गया, एक कॉलेज विश्वविद्यालय हो गया, तीसरा एक जो है माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गया, और चौथा यह कार्य क्या करता है कि यह जो है कामकाजी महिलाओं के लिए भी, ठीक है ना, यह जो है करियर के अवसर तलाशने के लिए, कोई छोटा मोटा व्यवसाय करने के लिए युवा और गृहिणी कामकाजी पेशावर शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, तो डॉट निश्चित तौर पर आप नहीं होंगे। जब आपको 1-2 बार इसकी समझ विकसित होगी तो निश्चित तौर पर परीक्षा के लिए आपके यह उपयोगी भी होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा के लिए परीक्षा शीर्षक से दिशा निर्देश। ठीक है, सारे डिजिटल जो भी है, डिजिटल के संबंध में शिक्षा के लिए परीक्षा शीर्षक से दिशा निर्देश जारी किसने किए? यूजीसी ने, एनसीईआरटी ने, केबीएस ने और सीबीएसई ने। तो शिक्षा के लिए जो है किसने किए? तो इसका सही आंसर होगा एनसीईआरटी ने। ठीक है, एनसीईआरटी ने जो यहाँ पर इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। ठीक है ना, देखो ये ज्ञान दर्शन के अंतर्गत है, जो दिशा निर्देश की बात कर रहा है ना, ये ज्ञान दर्शन के अंतर्गत है। आगे 9वां नंबर का प्रश्न है, देखो काफी महत्वपूर्ण है। फ्लेंडर का आपके पास अंतःक्रिया लगा हुआ है। फ्लेंडर ने शिक्षक कथन को कितने भागों में बांटा? ए 4, बी 1, सी 3 और डी 7। तो फ्लेंडर ने शिक्षा दर्शन को कितने, शिक्षक कथन को कितने भागों में बांटा? तो इसका डी होगा। ठीक है, देखो जब फ्लेंडर ने अपने प्रविधियां, जो उनको प्रकारों की संख्या थी वो 10 बताई थी। ठीक है, अब उस 10 प्रकार से उन्होंने बताई थी, उसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, जो शिक्षक व्यवस्था है उसमें कितने हैं? 7 हैं। दूसरा उनका छात्र कथन है। क्या है? छात्र कथन है। छात्र कथन के अंतर्गत उन्होंने 2 माने थे। और तीसरा उनका क्या है? मौन या विभ्रांति। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे। ये 3 प्रकार की 3 भागों में बांटा उन्होंने। शाब्दिक व्यवहार को नोट कर लेना, शाब्दिक व्यवहार को मौन या विभ्रांति। ठीक है, तो शाब्दिक व्यवहार को उन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला शिक्षक कथन, उसके अंतर्गत कितने हैं? 7 भाग हैं। ठीक है, दूसरा आएगा छात्र कथन, उसके अंतर्गत कितने हैं? छात्र कथन के अंतर्गत 2 हैं। और तीसरा आएगा मौन या विभ्रांति इसको कहते हैं, इसके अंतर्गत 1 हो गया। तो 7 और 2 9 और 1 10, टोटल कितने? 10 हैं। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत 3, देखो 3 पॉइंट को, जो फ्लेंडर का 10 वर्गीय प्राविधि थी या विधि थी या शाब्दिक व्यवहार के अंतर्गत, पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, उन्हें 3 भागों में बांटा था। शिक्षक कथन, छात्र कथन, मौन या विभ्रांति, और उसके अंतर्गत उन्हें 10 भागों में बांटा था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञान दर्शन में कौन सी सा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य नहीं करता है? जो ज्ञान दर्शन आपके पास लगा है, तो उसके अंतर्गत जो नोडल एजेंसी होती है, कोई भी ऐप बनाया जाता है तो वो किसी न किसी के अंतर्गत कार्य करता है। पहले HRD, प्रसार भारती, इग्नू, स्वयंप्रभा। तो किसके अंतर्गत वो कार्य नहीं करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वयंप्रभा के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। ये तीनों नोडल एजेंसियां हैं किसकी? ज्ञान दर्शन की। ठीक है ना, ज्ञान दर्शन 24 घंटा चलता ही रहता है। ठीक है, यहाँ एक चैनल है। ठीक है ना, चैनल है,
और यह भिन्न भिन्न प्रकार से, जैसे अभी मैंने पूर्व में चर्चा की थी, जैसे प्राथमिक से लेकर प्री 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 वालों के लिए भी कॉलेज, महाविद्यालय और गृहिणी, ठीक है, नौकरी से संबंधित कामकाजी महिलाएं, इससे संबंधित एक मनोरंजन और के प्रकार से और स्वयं प्रभा के अंतर्गत यह चैनल है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत कार्य करता है। 11 नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट का आरंभिक प्रयास किस क्षेत्र में किया गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए सैन्य क्षेत्र, बी शिक्षा के क्षेत्र, डी रोजगार के क्षेत्र और सी रोजगार के क्षेत्र और डी व्यवसायिक क्षेत्र। तो इंटरनेट का जो आरंभिक प्रयास किया गया था वो किस क्षेत्र में किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा 11 का? तो इंटरनेट का जो आरंभिक प्रयास किया था वो सैन्य क्षेत्र में किया गया था, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। 12वां नंबर का प्रश्न है, वेब ब्राउज़र के माध्यम से वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए किसका पालन नहीं किया जाता है? जो वेब ब्राउज़र होता है के माध्यम से आप जब वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं उससे, तो किसका पालन नहीं किया जाता है? ए वेब ब्राउज़र में वेबसाइट पर URL टाइप किया जाता है, बी ब्राउज़र वेब सर्वर के से कनेक्ट किया जाता है, सी वेब सर्वर रिक्वेस्ट को प्राप्त करता है और डी वेब ब्राउज़र आपकी होम पेज या वेब पेज पर दर्शाता है। तो क्या होगा इसका संबंध? तो इसका डी होगा, ठीक है ना, इसका डी होगा। यह जो है इसका संबंध जो है आपकी होम पेज से नहीं होगा, ठीक है ना, इसका संबंध आपका होम पेज से नहीं होगा। वेब ब्राउज़र का काम क्या है? जो है एक वेबसाइट को URL से टाइप किया जाता है, दूसरा सर्वर को कनेक्ट किया जाता है और रिक्वेस्ट को प्राप्त करता है, ठीक है। इन पॉइंटों को आप महत्वपूर्ण ढंग से इन पॉइंटों को नोट करेंगे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट एक रचनात्मक ढंग से बनाया गया है कि जहाँ से क्वेश्चन संभवतः बन सकते हैं। बाकी वो तो आयोग पर बात है कि किस प्रकार का क्वेश्चन बनाए, लेकिन निश्चित तौर पर जो है तो इसमें आपकी जो इसमें चौथा पॉइंट था उसमें होम पेज लिखा हुआ है, आपने यह नोट करना है कि इसमें क्या है, स्क्रीन पर होता है जो है ना, इसके अंतर्गत क्या आना था, स्क्रीन पर जो है वेब पेज को प्रदर्शित करना था, होम पेज पर नहीं, स्क्रीन पर क्या करना था। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे काफ़ी जो वेब ब्राउज़र हैं वो क्या क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है, इंटरनेट है, गूगल क्रोमो है, मोजिला है, ओपेरा है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट करेंगे, क्योंकि देखो आपको निश्चित तौर पर एलटी एक शिक्षक बनना है तो आपको रचनात्मक अध्ययन तो करना ही करना पड़ेगा, और विशेष रूप से जो 5 यूनिट जो आपके पास फर्स्ट पेपर के जो कुछ 5वीं महत्वपूर्ण यूनिट लगे हैं, तो उस पर आपको कार्य निश्चित तौर पर बेहतर रूप से करना होगा, क्योंकि अब यह नहीं है कि आप सब्जेक्ट से ही सब कुछ कर लोगे, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीक्षा पोर्टल में कितनी भाषाएं हैं? ठीक है, अभी दीक्षा पोर्टल की बात की थी ना, जिसकी औपचारिक रूप से राष्ट्रपति ने कार्य किया था, ठीक है ना। तो यह जो है यह जो है एक उन्नत प्रकार का प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जो कि उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराता है, निर्धारित स्कूल कार्यक्रम को जरूरतों को पूरा करता है, इसका मूल उद्देश्य है, ठीक है ना। तो ए 22 भाषा, बी 21 भाषा, सी 18 भाषा और डी 19 भाषा। तो दीक्षा पोर्टल के अंतर्गत कितनी भाषाओं को जगह मिली हुई है? तो आप कंफ्यूजन नहीं हुई, इसमें 18 भाषाएं होंगी, ठीक है ना। कितनी भाषाएं हैं? 18 भाषाएं हैं, ठीक है ना। 18 भाषाएं हैं, जैसे आपने मूल संविधान में कितनी भाषा थी? देखो हिंदी के अंतर्गत के काफ़ी बार पूछा जाता है, 14 भाषा थी। फिर जो है यहाँ पर कितनी भाषाएं होगी? 22 भाषाएं होगी, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि यहाँ पर 22 भाषाएं होगी, उसके बाद 22 भाषाओं के बाद भी जो हमारी आज वर्तमान में हमारी कितनी भाषाओं को मान्यता है? 22 भाषाओं की। देखो दीक्षा पोर्टल में कई बार कन्फ्यूजन, देखो हमारा दिमाग क्या चलता है कि वर्तमान में 22 भाषाओं की मान्यता है, तो इसके मतलब हो सकता है कि 22 भाषाएं में दीक्षा पोर्टल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 18 भाषाओं में। मूल संविधान की बात करें, जैसे आप जानते हैं, तो कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं। अगर हम बात करें तो वर्तमान में 22 भाषाएं। अगर वही हम हिंदी साहित्य अकादमी, तो हिंदी साहित्य जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें कितनी भाषाएं? 24 भाषाएं। 23 उसमें
24 भाषाएं क्या हैं? एक तो अंग्रेजी की भाषा है, 22 भाषाएं तो संविधान के अंतर्गत लगी हुई है, 23, और उसमें 24वीं जो भाषा है राजस्थान। तो जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं को मिलता है? 24 भाषाओं को मिलता है। मूल संविधान में कितने थे? 14 भाषाएं थी। ठीक है। दीक्षा पोर्टल में कितनी भाषाएं? 18 भाषाएं। यहाँ पर ऐसा ना सोचे कि हिंदी का क्वेश्चन है, लेकिन रचनात्मक ढंग से आप जनरल नॉलेज में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, देखा जा सकता है। ठीक है। तो रचनात्मक की ओर हमें बढ़ना पड़ेगा। आगे 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डोमेन नेम उससे जुड़ा हुआ कथन जुड़ा हुआ है? जो डोमेन नेम होती है ना, जैसे हम सर्च करते हैं, ठीक है ना, आपने कुछ डाला, जैसे आपने यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर डाला, तो उसका कुछ शॉर्ट नेम होगा, आप उसको टाइप करेंगे तो पूरा वेबसाइट खुल जाएगा। ए कॉम व्यापारिक, बी एडू शैक्षिक, और सी GOV सरकारी, और डी मिल या ईमेल। तो इसमें से कौन सा डोमेन नेम से जुड़ा हुआ नहीं है? डोमेन या उसका उससे जुड़ा हुआ नेम। ठीक है। जैसे आप .com करोगे तो व्यापार से संबंधित सारे वेबसाइट खुल जाएगी। आप .education edu करोगे तो आपका सारे शैक्षिक क्षेत्र के सारे वेबसाइट खुल जाएंगी। तो इसका सही आंसर होगा डी, जो है मील, जो है ईमेल से नहीं है, बल्कि जो है मील किससे? सैन्य से संबंधित। इस पॉइंट को नोट कर लेना। सैन्य से संबंधित जो कुछ भी होगा तो वह जो है ईमेल से, मील से संबंधित है। इसी प्रकार से जैसे नेटवर्क से है, को कंपनी से है। ठीक है। 3 पॉइंटों को आप भी इस प्रकार से क्वेश्चन निश्चित तौर पर इसमें व्यवहारिक क्वेश्चन भी बनेंगे, जो आप आज आप सोशल नेटवर्किंग, आज जो जनसंचार के माध्यम से सारे यूज आप करते हैं, लेकिन आपको यह पॉइंट याद रखना है कि हम उनका यूज तो करते हैं, लेकिन उनकी मूल शब्दावली के अंतर्गत हम नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए हमसे क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि हम अपनी भाषाओं में उनको कन्वर्ट करने की सोचते हैं। ठीक है। आगे है, वेब 2.0 टूल्स अनुप्रयोगों से संबंधित कौन सा उदाहरण नहीं है? ठीक है। यूट्यूब वेब 0.2 टूल्स आपके पास लगा हुआ है ना, तो यह महत्वपूर्ण है, आपने इसको भी देखना है। ठीक है ना, यह आपके पास लगा हुआ, आपके सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है। तो जो ये टूल्स है, ये किससे संबंधित होगा? देखो, यूट्यूब, बी फेसबुक, सी एक्स, और डी टिकटॉक। तो ये सारे काफ़ी प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनका सारा संबंध किससे है? वेब 2.0 टूल से संबंधित है। तो इस उदाहरण के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? तो इसका सीधा आंसर है, इसका क्या नहीं आएगा? इसका यूट्यूब नहीं आएगा। ठीक है ना। फेसबुक भी आएगा, टिकटॉक भी आएगा, और एक्स भी आएगा। इसके साथ एक है इंस्टाग्राम, जिस पर आप काफ़ी रील्स बनाते हो, वो भी इसमें आएगा। ठीक है ना, इसको भी आप इसमें जोड़ सकते हो। ठीक है। ये यह भी आ गया ऑप्शन में, तो यह भी इसके अंतर्गत होगा। ठीक है। इंस्टाग्राम भी आएगा। ठीक है। टिकटॉक आप काफ़ी प्रसिद्ध, बीच में प्रचलन था। एक्स आप वर्तमान में चल ही रहा है, फेसबुक चल ही रहा है। तो देखो, ये व्यवहारिक तक भी क्वेश्चन बनेंगे, आप जानते हैं, लेकिन यह नहीं है कि किसके अंतर्गत आएगा, इसका उपयोग बेहतर रूप से कहाँ किया जाता है। बस यही 2 पॉइंट को आपने पकड़ना है। बाकी 2-3 दिन से काफ़ी बेहतर रूप से प्रैक्टिस सेट को बनाने की कोशिश मैंने की है। आगे 16 नंबर का प्रश्न है, परज्ञाता ऑनलाइन सीखने के कितने चरण हैं? जो आपके पास कहीं पर आपने प्रज्ञा देखा होगा तो इसको सुधार कर लेना। तो काफ़ी लोग व्यवहारिक होते हैं, मैंने इस पर अभी डिस्कस किया था, तो काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा था। तो काफ़ी जब आप व्यवहारिक लोगों से मिलते हैं तो वहाँ पर एक समझ भी विकसित होती है। तो जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता है उसका समाधान भी हो जाता है व्यवहारिकता के साथ, लेकिन व्यवहारिकता सीमित ही होनी चाहिए, जहाँ से हमें ज्ञान का संचार हो सके और पेपर के लिए भी, एग्जाम के लिए भी हमें कुछ नया मिल सके। तो बात करना, व्यवहारिकता बनाने भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ सीमितता भी होती है। आगे हम देखते परज्ञाता ऑनलाइन सीखने के कितने चरण हैं? ए 5, बी 8, सी 7, और डी 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परज्ञाता ऑनलाइन सीखने के कितने चरण होंगे? तो इसका सही होगा, इसके 8 चरणों में इसको विभक्त किया गया है। पहला स्टेप वाइज स्टेप, यानी क्रमबद्ध तरीके से 1 1 2 3 इस प्रकार से यह चलेगा। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, इससे पूर्व मैंने चर्चा की थी कि भाषाओं से संबंधित, ठीक है ना, भाषाओं से संबंधित थी, और इसमें अभी 10 आया था ना। तो वो 10 किससे था? वो 10 था फ्लेंडर से संबंधित था ना। फ्लेंडर का 10 प्राविधि या जो विधि का प्रकार उसने शाब्दिक व्यवहार का बताया था। इस पॉइंट को भी आप
नोट करेंगे। ठीक है, देखो प्रज्ञाता क्या है कि मानव संसाधन, इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे अभी आगे। तो लेकिन इतना आप नोट कर लेना, मानव संसाधन मंत्रालय MHRD मंत्रालय ने क्या किया था, इसको डिजाइन किया गया था। ठीक है ना, डिजाइन किया गया था। ठीक है ना, इस पॉइंट को, इसका संबंध किससे, MHRD मंत्रालय से इसका संबंध है। ठीक है, तो थोड़ा जोड़ के देखने की भी कोशिश आप लोग कीजिएगा, जैसे कि परीक्षा के लिए इस बेहतर से बेहतर हो सके। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षण के स्तर में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ए स्मृति हार्वर्ड, बी बोध स्तर मॉरिशियन, सी चिंतन स्तर जॉन डीवी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सीखने के स्तर हैं ये आपके शिक्षण अभिरुचि में लगा हुआ है, परंतु यहाँ पर ये आपके यूनिट 3 में लगा हुआ है। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। तो सुमेलित नहीं है, जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन आप जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा चिंतन स्तर। ठीक है ना, चिंतन स्तर इसका नहीं होगा बल्कि हंट का होगा। ठीक है, किसका होगा, हंट का होगा। देखो स्मृति, स्मृति एक सिंपल सा है जहां पर आदमी उतना चिंतन नहीं करता है, बिल्कुल भी चिंतन नहीं करता। बोध स्तर पर क्या होता है, जो मॉरिसन का जो जो सिद्धांत दिया था है, हार्वर्ड में क्या होता है, जो हार्वर्ड की स्मृति सिद्धांत रहता है उस पर बिल्कुल भी चिंतन नहीं होता है। अगर हम दूसरे पॉइंट पर आए बोध स्तर पर, तो वहाँ पर जो है निश्चित तौर पर थोड़ा चिंतन होता है, जिसको मॉरिसन ने दिया था। और चिंतन स्तर वहाँ पर ज़्यादा होता है जहाँ पर हंट ने जो दिया था, यहाँ पर बेहतर रूप से चिंतन किया जाता है। तो यह भी आपके यूनिट 3 में लगा हुआ है। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न है, सबसे पहले वेब ब्राउजर बनाया था, किसने बनाया था वेब ब्राउजर, किसने बनाया था, जॉन ली ने, हार्बर्ट ने और टी वर्नर ने, टी वर्नर ली ने। ठीक है ना, टी वर्नर ली ने, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें। ठीक है ना, तो किसने बनाया था, तो आप जानते हो कि टी वर्नर ली ने बनाया था। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप भूलेंगे नहीं, जो वेब ब्राउजर बनाया था ना, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। 19 नंबर का प्रश्न है, वह स्थान जहां वेब पेज संग्रहित किया जाता है, वह स्थान जहां क्या किया जाता है, वेब पेज पेज जो है संग्रहित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, होम पेज, वेब ब्राउजर, वेबसाइट और वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा क्या होगा, तो 19 का सही आंसर क्या होगा, वेब ब्राउजर का होगा। आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, इस महत्वपूर्ण प्रश्न को आप देखेंगे और नोट भी करेंगे, जिससे कि आने और निश्चित तौर पर आपको कठिन स्तर जरूर लग रहा होगा मित्रों, लेकिन आपने यह क्वेश्चन देखे नहीं है। अगर आपने पूर्व में इस प्रकार के जैसे नेट जीआरएफ का होता है, आपने वहाँ पर अगर थोड़ी बहुत देखा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस सेट करोगे, अपना रचनात्मक अध्ययन करोगे, तो उससे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुक्त स्रोत कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया। जो मुक्त स्रोत है और आईआईटी कानपुर ने जो विकसित किया था, ई लर्निंग भी आपके पास लगा हुआ है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। ए ई वाणी, बी ई ज्ञान, सी बृहस्पति और डी सरस्वती। तो जो आईआईटी कानपुर ने विकसित किया था ई लर्निंग मुक्त स्रोत, वह कौन सा होगा, तो आप इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बृहस्पति होगा। ठीक है ना, इसका क्या होगा, बृहस्पति होगा। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। तो इस प्रकार काफ़ी 20 क्वेश्चनों का संग्रह काफ़ी बेहतर रूप से किया गया था। तो आप इस पे जरूर अपनी नज़र दौड़ाएंगे एक रचनात्मक ज्ञान के लिए, क्योंकि जब आप बार बार इन प्रश्न पत्र देखोगे, देखने के प्रश्न पत्र देखने से एक माध्यम बन जाता है। अभी क्या है कि हमारे पास जो है माध्यम नहीं है, हमने पेपर पहली बार, नया सिलेबस है, तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि आदमी अपना संतुलन नहीं बना पाता है। तो संतुलन बनाने भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि मैं बाहर हूँ, लेकिन फिर भी आपकी बार बार आपके कॉल, आपके मैसेज आते हैं कि सर आपको प्रैक्टिस सेट लाना ही लाना चाहिए। तो डेली नहीं ला पाएंगे, लेकिन 2-3 दिन के अंतर्गत आपको जरूर मिलेगी। तो कुछ मित्रों ने ऐसे सहयोग किया जहाँ मैं बाहर था, तो उनका भी मैं इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे दर्शन जी और विनय जी जिन्होंने इस प्रश्न पत्र बनाने में मेरा सहयोग किया। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं।
मैं भी आपका सहयोग कर रहा हूँ बेहतर रूप से, तो लोग भी, कई लोग ऐसे हैं कि जो पर्दे के, जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनका भी बहुत बेहतर से बेहतर सहयोग रहता है। तो मित्रों, यह महत्वपूर्ण था। अब जब कई बार आप लोगों का मैसेज कई बार पहुंचता है, कॉल, देखो हर किसी का, इतने लोग हैं ग्रुप में, 80 से 90 लोग हैं, टेलीग्राम पे भी जो हैं 40 से 50 लोग हैं, व्यक्तिगत भी कुछ लोगों के पास नंबर होगा। तो मेरे लिए तो आप 200 लगभग करीबन लोग हो गए, वैसे तो आपके लिए मैं अकेला हूँ, ठीक है। तो मैं इतने लोगों का कॉल कहाँ से रिसीव करूँगा, इतने लोगों का मैसेज कहाँ से मैं इतने लोगों का जवाब दे पाऊँगा। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा। निश्चित तौर पर आप, कोई आपकी समस्या है तो आप निश्चित तौर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, उस पर कॉल नहीं लगती है। तो आपका मैसेज का मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ, जितना मेरे पास किसी चीज़ का भी समाधान हो। लेकिन जिसके पास मेरा समाधान नहीं होगा, तो मैं कोरी कल्पनाओं के आधार पर आपको उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है, आप लोगों का इतना बड़ा मुझे सहयोग मिल रहा है जिसकी मैंने कल्पना नहीं की है। लगातार बेहतर से बेहतर, मैं 2 दिन में बनाऊँ, 3 दिन में बनाऊँ, लेकिन मेरा प्रयास भी यही है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे सकूँ और क्वालिटी दे सकूँ। सामग्री बेहतर से बेहतर उपलब्ध करा सकूँ और आपको गुणवत्ता के आधार पर बेहतर बेहतर दे सकूँ। तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ जितने भी टॉपिक हैं, इतना मेरा वादा है कि मैं फर्स्ट पेपर का जो 5 यूनिट हमने कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें कुछ रचना व्यावहारिक 4-5 यूनिट रह चुके हैं। 24 के 24 यूनिट पर हम चर्चा कर चुके हैं 3 प्रश्न पत्र में। इस पे भी हम 2 प्रैक्टिस सेट और लाएँगे। 6-7 टॉपिक हम ला चुके हैं। इसके बाद 5-6 टॉपिक और फिर 5-6 टॉपिक और करने के बाद 3 प्रश्न पत्र के आधार पर थोड़ा आपको रचनात्मक ज्ञान हो जाएगा। और उसके बाद हम फिर फर्स्ट यूनिट पर जाएँगे दर्शन शास्त्र से संबंधित। तो जितना प्रयास रहेगा, और लगातार आपके मैसेज, आपके कॉल आते हैं, इसलिए मैं भी मजबूर हो जाता हूँ कि आपके पास कुछ ना कुछ नया कंटेंट मैं ला सकूँ। लेकिन इतना ही है कि अगर किसी का कॉल और किसी की बातों से नहीं होता हो, तो उसमें आपको थोड़ा-सा अपना ध्यान रखना होगा। बाकी जितना मेरे से होता है, मैं ग्रुप के माध्यम से अपनी बातें शेयर करता ही हूँ कि कब क्लास चलेगी, कब बेहतर से बेहतर क्लास होने की संभावना होगी। तो मित्रों, बहुत सी बातें हो चुकी हैं, आपकी बातें रखनी बहुत ज़रूरी थी। और जिन लोगों ने भी सहयोग किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि जो किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं, उत्तरकाशी से हैं, चमोली से हैं, रुद्रप्रयाग से हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं तो यहाँ पर दे ही रहा हूँ, जो आपको मैं नायक की तरह मैं दिखता हूँ, लेकिन इसके तहत भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सहयोग करते हैं। तो सभी मित्रों का धन्यवाद। एक बार आप जो 5 यूनिट से संबंधित है, 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिंदी से संबंधित मैं 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, हिंदी भाषा से संबंधित, हिंदी हिंदी रचनाकारों से संबंधित। इसके बाद कोशिश पूरी रहेगी कि मैं हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस लाने की कोशिश करूँगा, भाषा और बोलियों से संबंधित और देवनागरी लिपि से संबंधित। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।